थोड़ा तो आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कक्षा 10th में भी है और कई छोटी क्लास 6, 7, 8 में भी इसका टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन की जो विधि होती है, ये अलैंगिक जनन की विधि कई एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में भी ये पाई जाती है। तो इसमें इसका जो डेफिनेशन होती है, जो कि एकल जीवों से उत्पन्न संतति और एकल जीव होते हैं उससे जो संतति उत्पन्न होती है और उसमें सारे गुण मातृ कोशिका के समान होते हैं। ये इसमें ये मतलब इसका कहने का भाव ये है कि जो पौधा होगा या अन्य उसे जो जितनी भी संतति बढ़ेगी उसके पूरे के पूरे गुण उसकी मातृ कोशिका या मातृ पौधे के समान होंगे। ये इसका मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत होती है, नर और मादा। वो जटिल प्रक्रिया होती है, उसमें युग्मक बनते हैं, फिर युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद में उसमें युग्मक के बाद में निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान रहती है। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के बराबर रहती है। तो इस प्रकार की विधि में सबसे पहला आता है विघटन। विघटन के अंदर ये अमीबा, ये एककोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा में हमेशा द्विखंडन होता है। द्विखंडन, एक अमीबा है और इस अमीबा की जो कोशिका होती है इसके अंदर इसका जो ये केंद्रक होता है, अमीबा जो होता है उसमें सूडोपोडिया पाया जाता है। कूटपाद है, जैसे ये उसमें कूटपाद होता है। अमीबा की कोई विशेष आकृति नहीं होती है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो इसके गुणसूत्र जो ये जो केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन हो जाता है। ये केंद्रक है, जब एक कोशिका बड़ी हो जाती है तो उसको ये विभाजित होना शुरू हो जाता है। यहां से ये विभाजित होना शुरू हो जाता है और विभाजित होकर के एक कोशिका से कितने कोशिका बन गई? दो कोशिका बन गई। अर्थात इसमें द्विखंडन, विखंडन के अंदर अमीबा में द्विखंडन होता है। एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? दो कोशिका बन गई। इसी प्रकार से एक कालाजार का रोगन होता है लस्मानिया, ये भी प्रोटोजोन्स है। लेस्मोनिया के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला इसके अंदर ये जो फ्लैजिला होता है इसके अंदर ये इसमें केंद्रक होता है और ये इसका है। तो ये यहां से विभाजित होना प्रारंभ हो जाता है, या इसका जो केंद्रक होता है ये विभाजित होना प्रारंभ हो जाता है। विभाजित होने से क्या होता है कि इसकी निचली कोशिका ये डबल होने लग जाती है और यहां से ये विभाजित हो गया करके ये दो प्रकार, यहाँ दो लेशमानिया बन जाएगा। एक यहाँ बन जाएगा ये और ये दूसरा यहाँ बन जाएगा। इस प्रकार से लेशमानिया के अंदर तीसरा होता है प्लाज्मोडियम। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है और ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है। ये मादा एनोफ्लीज और इसका जो जनन होता है, इसकी दो प्रक्रिया जो संपन्न होती है। एक तो होती है मादा एनोफ्लीज में, मच्छर होता है मादा एनोफ्लीज में होता है, और दूसरा होता है मानव के अंदर। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की क्रिया होती है। तो बहुखंडन की क्रिया के अंदर हम देखते हैं ये इस प्रकार से ये कोशिका पाई जाती है। इसके अंदर बहुत सारे ये कोशिकाएं से बन जाती है और ये प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर की क्रिया पाई जाती है, ये यहाँ से टूट जाता है और इसे ये प्लाज्मोडियम, बहुत सारे प्लाज्मोडियम इसमें बढ़ जाता है। दूसरी इसमें चीज होती है वो होती है तीसरे जिसमें प्रकार होता है पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन की प्रक्रिया ये पाई जाती है। इसके अंदर टेट्रापोडनस कोशिका पाई जाती है। ये जो हाइड्रा और दूसरा जीव होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो इसके अंदर
जीव को कितने ही भागों में काट दिया जाए तो भी इसके अंदर वो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया द्वारा उसका जो होता है वो हट जाता है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया जो होती है ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया जो होती है, कुछ विशिष्ट जीव होते हैं, प्लनेरिया है, हाइड्रा है, उनका शरीर शत विकसित हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। उसके कारण जितना भी शरीर इसका टूटता है, जितने भाग होंगे में शरीर टूट गया, वो उतने ही भागों के अंदर नया जीव बन जाता है। तो ये प्लेनेरिया एक जीव है, उसके अंदर ये प्लेनेरिया एक जीव है। उस प्लेनेरिया को यहाँ से काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, 3 भागों में इसको काटा। तो तीनों भागों के अंदर भी काटने पर इनकी, तो तीनों भागों के अंदर ये इसकी विशिष्ट कोशिका होती है, वो क्रमबद्ध रूप से विभाजित होती है। और विभाजन होने के बाद में इन तीनों कोशिकाओं से शरीर में मतलब 3 प्रकार के नए प्लनेरिया बन जाते हैं। जितना इसको काटोगे उतना ही इसमें नए शत विकसित, इसमें ये एक विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। इसी प्रकार जितना भागों में काटोगे उतने ही भागों में ये नया जीव बन जाएगा। मुकुलन, ये मुकुलन जिसको बडिंग कहते हैं, बडिंग, ये भी एक विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट कोशिका पाई जाती है। ये मुकुलन वगैरह ये भी हाइड्रा में पाई जाती है। हाइड्रा सेलेक्टेटा वर्ग का है। ये मुकुल कोशिका पाई जाती है, मुकुल जिसको बड कहते हैं, बड। तो ये जो मुकुल कोशिका है, इसके अंदर ये हाइड्रा की ये कोशिका है, ये वृद्धि करती रहती है, वृद्धि करती रहती है, और वृद्धि करने के बाद में ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाती है और एक नया प्रकार से एक हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार से मुकुलन भी एक प्रक्रिया है, ये विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है। इसे एक जीव से दूसरा ये मुकुल कोशिका बनती है, ये वृद्धि करती है। वृद्धि करने के बाद में जब उचित समय आता है, उचित समय आने के बाद में ये जो मूल जीव होता है उस जीव से ये टूट करके अलग हो जाती है। ये मुकुलन भी एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन की विधि है, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इंग्लिश शब्द है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये कुछ विशिष्ट पादप होती है, अपन जैसे रोपणे का काम करते हैं, रोपण, पर्तन है, कलम है, रोपण है। जैसे कुछ पादप है, जैसे गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, और कुछ पादप जिसके अंदर बीज कम, जैसे केला है, संतरा है, गुलाब है, चमेली है, उन सब की आपने पर्तन, कलम, जैसे पादप का कोई विशेष भाग है, जैसे तना है, उस तने को अलग करके रोप दिया तो नया पादप बन जाएगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा कायिक प्रवर्धन का फायदा यही है कि जो पादप आपने लिया था, उस पादप के गुण उस पादप के बिल्कुल अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, वो ही गुण उसमें आएगी, विभिन्नताएं बिल्कुल भी नहीं आएगी। केला, संतरा, गुलाब, चमेली, ये इसमें होता है। दूसरा इसमें होता है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जैसे इसमें तने द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, अन्य प्रकार से होता है। एक होता है इसमें पत्तियों द्वारा, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की विधियां, एक पादप होता है, उसमें होता है, उस पादप का नाम है पत्तर चट्टा, या इसको हिंदी में वो इंग्लिश में ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम पादप है। इसके कायिक प्रवर्धन होता है पत्तियों द्वारा। ये जैसे एक लीफ है, पत्ती है, ये एक इसकी लीफ है, इसको ये इसके पत्तियों में ये नया पादप, जैसे ये बन गया, उचित परिस्थिति आने पर ये पादप यहाँ से टूटकर अलग हो जाता है और एक नया पादप बन जाता है। तो इसको याद रखना, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? ब्रायोफिलम, या उस पादप का नाम होता है पत्तर चट्टा। क्या नाम होता है? पत्तर चट्टा पादप। पत्तर चट्टा पादप में ये प्रक्रिया होती है। एक होता है उत्तक संवर्धन, पादप टिश्यू कल्चर। पादप टिश्यू कल्चर ये नई तकनीक है, अभी तो काफी पुरानी हो गई। इस तकनीक के अंदर पादप के छोटे से भाग, जैसे ये प्लांट है पूरा, जैसे ये पादप है एक प्रकार से, तो इस पादप की कोई टहनी को तोड़ दिया और तोड़ करके जैसे ये छोटा पादप ले लिया, इसको बोलते हैं कार्तोत्तक, एक्सप्लांट बोल दिया इस कार्तोत्तक को। इस भाग को पहले स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, रोगाणु मुक्त किया जाता है, तो ये पेट्री डिश में डाल करके इसको रोगाणु मुक्त किया जाता है, इसको यहाँ डाल दिया।
इसको डालने के बाद इसके रोगाणु मुक्त हो गया। इस रोगाणु मुक्त होने के बाद में इसको माध्यम में, उचित माध्यम में डाला जाता है। तो इसमें जितने भी उपकरण होते हैं उसको स्टरलाइज किया जाता है, जैसे अल्कोहल है या हल्के ताप के द्वारा। फिर इसको उचित माध्यम जो होता है, जो पादप के कई प्रकार से जो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, उससे होता है। तो उसको फिर बहुत सारी जो होती है अपने उसमें इसको डाल देते हैं, जैसे ये है, उसको डाल करके इस पादप को इस मीडियम में डाल दिया, जैसे यहाँ डाल दिया। इसको डालने के बाद में ये माध्यम है, इस माध्यम में इसको डाल दिया। माध्यम में डालने के बाद में इस पादप को, इसमें कैलस बनता है, कैलस की संरचना। तो ये कैलस बनता है, ये कोशिका, कैलस क्या होता है, बहुत सारी कोशिका का समूह होता है। ये कोशिका का समूह होकर के इसको वापिस इस पादप को अलग अलग कोशिकाओं को डालकर उसको किसी में डाल दिया जाता है, जैसे। तो ये छोटा पादप बन जाता है। ये छोटा पादप बन गया। इस पादप को पहले हरित गृह में रखा जाता है। हरित गृह में रखने के बाद में उसको उचित कम प्रकाश में रखा जाता है। कम प्रकाश में रखने के बाद में उस पादप को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये पादप जैसे संकटग्रस्त पादप थी, उसके अंदर इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाया गया। कैलस बनता है। कैलस क्या होता है, कोशिका का समूह होता है। इसको सिंपल ऊतक संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पादप के भाग को लेकर के उसको कार्य ऊतक बोलते हैं, उस भाग को निर्जमीकरण किया जाता है, किसी माध्यम में रखा जाता है। माध्यम में रखने के बाद कैलस बनता है। कैलस कोशिका का समूह होता है। कोशिका समूह होने के बाद में उसको कम ताप में रखा जाता है। कम ताप में रखने के बाद में उसको विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये ऊतक संवर्धन की विधि है प्लांट टिश्यू कल्चर। कार्य ऊतक इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लांट कल्चर। ये इसको बोलते हैं एक्सप्लांट कल्चर। इसकी भी बहुत सारी विधियां आ गई है। पहले एक है एक्सप्लांट कल्चर है, एक कैलस कल्चर है, एक है सस्पेंशन कल्चर है। ये भी इसकी बहुत सारी विधियां इसमें उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट इसमें है, एक है बीजाणु समावेशन। ये राइजोपस जो कवक होता है उसके अंदर ये विधि पाई जाती है। तो ये राइजोपस है। राइजोपस के अंदर बीजाणु दानी है। इस बीजाणु दानी में बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उचित परिस्थितियां आती है तो यहाँ से स्फुटित हो जाती है, फूट जाती है। फूटने के बाद ये प्लांट जितने भी गिरते हैं, उतने इसमें से उचित परिस्थितियां आने पर ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये प्लांट बन जाते हैं। तो बीजाणु समावेशन। तो अपन सिंपली ये एलएनई जनन की विधियां आपने पढ़ाई, विखंडन, बहुविखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, बीजाणु समागम, पादप ऊतक संवर्धन, बहुत सारी विधियां हैं। इसको अपन शॉर्ट में चित्र द्वारा मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा।